जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जनगणना के बारे में, जो हर पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों, देखते रहना कि जनगणना कब कब कैसे हुई और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे और क्या आदर्श वाक्य रहा, सारी चीज को हम जानेंगे। 2011 की जनगणना को पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आज जनगणना के बारे में हम जानेंगे। जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अनुच्छेद 246 में जनगणना का अध्ययन है। जनगणना अनुच्छेद 246 में वर्णन है संघ सूची, यानी कि यह संघ सूची का विषय है। पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत की जो पहली चीज है, आधुनिक विश्व की जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई और दशकीय जनगणना यानी जो दशकीय जनगणना की गई है वो 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना अमेरिका ने की। दशकीय का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हुई। तो साथियों, अब देखेंगे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, पहली भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। तो साथियों, आप पढ़ेंगे नियमित रूप से भारत की जनगणना कब हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक नाम से भी जानते हैं। पहली जाति आधारित जनगणना, पहली जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई। तो साथियों, पहली जाति आधारित जनगणना जो हुई 1931 ईस्वी में हुई। अब पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी जी थे। आर ए गोपाल स्वामी 1951 की जनगणना के आयुक्त थे। अब आ जाइए हम 2011 की जनगणना में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो साथियों, आगे देखेंगे हम कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका का मतलब है एक बालिका पुस्तक लिए हुए और पीठ में बैग टांगे हुए हैं, तो प्रगणक शिक्षिका शुभंकर था। और 2011 का जो आदर्श वाक्य था, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना जो आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। अब 2021 की जो जनगणना होनी थी, हुई नहीं है। तो 2021 की जनगणना आयुक्त थे श्री विवेक जोशी जी थे। 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। आदर्श वाक्य क्या था? 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो बनाए, जन भागीदारी से जन कल्याण। पहली डिजिटल जनगणना 2021 की, कोरोना महामारी की वजह से टल गई है, जो होगी तो यही आदर्श वाक्य है, क्या? जन भागीदारी से जन कल्याण। अब आगे 2011 की जनगणना में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121,0854,977, जो विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। यानी कि जो यह जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। अब इसमें क्या है, पुरुष की जो संख्या है ये 51.47% है। 51.47% पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं। उसके बाद कहा गया जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921 में। इसमें क्या हुआ साथियों? माइनस में जनसंख्या घटी, 0.31% क्या हुई? जनसंख्या घटी। 1921 में क्या हुई? ये जनसंख्या घटी, -0.31% घटी।
और फिर उसके बाद 1951 में जनसंख्या का लघु विभाजक हुआ। ये महान विभाजक था जिसमें जनसंख्या घटी 1921 में -0.31%। और 1951 में जनसंख्या का लघु विभाजक, यहां से जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई साथियों। 1961 से 1971 के बीच साथियों जनसंख्या जो है सबसे तेजी से बढ़ी। सबसे तेजी से पूछा जाएगा किस सन में बढ़ी, तो 1961 से 1971 में। अब 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो शहरी जनसंख्या है वो 31.2% है। शहर की जनसंख्या कितनी है साथियों, 31.2% जो शहर के निवासी है। और ग्रामीण की जनसंख्या साथियों कितनी है, 68.8%। आज भी कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या जो गांवों में निवास करती, क्योंकि गांव का परसेंटेज कितना है 68.8% और शहर की जनसंख्या 31.2% है। साथियों अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में साथियों। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या कहां है, सिक्किम में। सिक्किम खुद ही कह रहा कि हम कम हैं। फिर उसके बाद मिजोरम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे कम है सिक्किम और मिजोरम में। तो साथियों हम पढ़ेंगे ऐसे ही करके क्लासों को, तो आप लोग भी लगातार मेहनत करिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रात को जागोगे, पढ़ोगे, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। तो केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है दिल्ली में। सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में कहां है, दिल्ली में। और सबसे कम जनसंख्या कहां है, लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या कहां है, लक्षद्वीप में। तो साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है और सबसे कम कहां पे है, लक्षद्वीप में। आगे पढ़ेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर यानी जनघनत्व तो पढ़ेंगे कि भारत का जनघनत्व कितना है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं भारत में। अब देखेंगे राज्य में सर्वाधिक किस राज्य में। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि ये सर्वाधिक है। न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में और 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिजोरम में। अब आगे हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और न्यूनतम में है अंडमान निकोबार द्वीप, जिसमें की जनसंख्या 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब हम देखेंगे लिंगानुपात कि लिंगानुपात क्या है। अब लिंगानुपात सर्वाधिक, अगर लिंगानुपात पूछा जाए, देखो भारत का अगर लिंगानुपात पूछा जाए, भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो पूरे भारत में क्या है, 943 महिलाएं हैं। 943 महिलाएं हैं कितने में, 1000 पुरुषों में। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं साथियों। लेकिन वही चीज अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक किस राज्य में है, केरल में। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। वही हरियाणा में न्यूनतम है लिंगानुपात, 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में पहुंचेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी में 1037 महिलाएं हैं और दमन व दीव में 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। तो सर्वाधिक में कौन सा राज्य है, केरल, और न्यूनतम में हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक में कौन है, पांडुचेरी, और न्यूनतम में दमन व दीव। अब देखोगे साथियों कि भारत की साक्षरता कितनी है, 74.4%। 74.4% पूरे भारत की साक्षरता कितनी है, 74 यानी 74.4% ये पूरे भारत की साक्षरता है। 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता, 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को साक्षरता में शामिल किया जाता। सर्वाधिक साक्षर राज्य अगर पूछा जाए तो साथियों केरल है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और न्यूनतम साक्षरता कहां पे है, बिहार में है। अब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर कौन है, लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षर कौन है, दादर नगर हवेली।
अब साथियों हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, यानी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती, तो मध्य प्रदेश एमपी में निवास करती। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनजाति पूछा जाए तो वो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। तो साथियों लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करिए, तभी कुछ संभव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आत्मा निकले तभी इंसान को मरा हुआ कहा जाए। जब इंसान का जमीर मर जाता है वह भी चलता हुआ मुर्दा ही कहलाता है। तो साथियों इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत आपके अंदर हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। बेहतर से बेहतर कार्य समाज के लिए भी करते रहें और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहें। आप पढ़ोगे, शिक्षित रहोगे, तभी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप भी शिक्षित होइए, उसके साथ अपने आसपास के समाज को भी शिक्षित करिए। शिक्षा वही तो है, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यदि आप पढ़ोगे तभी लोगों को जानोगे। आप महापुरुषों को पढ़िए इतिहास को, इतिहास से कुछ पढ़िए ना पढ़िए लेकिन इसको भूलिए नहीं, क्योंकि इतिहास हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाता है और हम पढ़ेंगे तभी लोगों के जैसा बन पाएंगे। केवल बैठने से या घूमने से कुछ मिलने वाला नहीं है, रैलियों में घूमने से कुछ होने वाला नहीं है, नेताओं के आगे पीछे सेल्फी लेने से कुछ नहीं मिलेगा, स्टेटस लगाने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ना है और अच्छा बनना है, ना कि इधर उधर अपने जीवन को। आज अगर माता पिता के पैसे से एंजॉय कर रहे हो तो कल इतना जान लेना कि आपके बच्चे भी आपके पैसे का वैसे ही दुरुपयोग करेंगे जैसे आज आप माता पिता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए आप पढ़ो और मेहनत करो और अच्छे से अच्छे समाज में रह करके लोगों के लिए भी अच्छे कार्य करते रहिए, समाज के लिए भी। संघर्ष हमेशा जरूरी होता है साथियों। अगर आज नहीं संघर्ष करोगे, 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। मैं कहता हूं 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने आप को कमरे में, दुनिया वालों को लगे मर गया, किसी को कोई अता पता न चले। 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाएं। जय हिंद साथियों।